नमस्कार, सुप्रभात। बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जी हां, रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने रिटेल व्यवसाय को और विस्तार देने के साथ साथ ऑनलाइन मार्केट में भी अपने कारोबार को बढ़ाने जा रही है। रिलायंस ने मंगलवार को अपनी सहायक कंपनी रिलायंस रिटेल के माध्यम से चेन्नई स्थित वाइटालिक हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड और उसकी सहायक ऑनलाइन फार्मेसी कंपनी नेटमेड्स की बड़ी हिस्सेदारी खरीद ली है। जानकारी के अनुसार कंपनी की ये हिस्सेदारी जो खरीदी गई है लगभग 620 करोड़ रुपए में खरीदी गई है। रिलायंस रिटेल ने वाइटालिक हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड की इक्विटी शेयर कैपिटल में 60% होल्डिंग के साथ साथ इसकी सहायक कंपनी ट्रेसरा, नेटमेड्स और डाढ़ा फार्मा की 100% डायरेक्ट इक्विटी ओनरशिप खरीद ली है। आरआरबीएल की निदेशक ईशा अंबानी ने कहा कि ये निवेश भारत में सभी के लिए डिजिटल पहुंच प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि नेटमेड्स हमारी सस्ती स्वास्थ्य संबंधी उत्पादों और सेवाओं को विस्तार देने में काफी हद तक सहायता करेगी। इसके अलावा उपभोक्ताओं की दैनिक आवश्यकताओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए इसके डिजिटल प्लेटफॉर्म का बखूबी प्रयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नेटमेड्स ने बहुत ही कम समय में देश के भीतर अपने ऑनलाइन व्यवसाय का विस्तार कर लिया है और हम इससे काफी प्रभावित हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे निवेश और साझेदारी से इसके व्यवसाय में और तेजी से बढ़ोतरी होगी। आपको बता दें कि चेन्नई स्थित वाइटालिक हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियां 2015 में अपना व्यवसाय शुरू किया था। इन्हीं सहायक कंपनियों में शामिल ऑनलाइन फार्मेसी कंपनी नेटमेड्स है जो ऑनलाइन माध्यम से ग्राहकों को फार्मासिस्टों से जोड़ती है। इन सब के अलावा ये ग्राहकों को दवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी भी करती है। तो एक कह सकते हैं रिलायंस का बड़ा कदम। रिलायंस रिटेल ने नेटमेड्स की बड़ी हिस्सेदारी खरीद ली है। वाइटालिक हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड की हिस्सेदारी भी रिलायंस ने खरीद ली है। और अब बात कर लेते हैं सुशांत केस की। सुशांत केस में इंसाफ की जगी आस। सुप्रीम कोर्ट से आने वाला है फैसला। मुंबई पुलिस की जांच पर करना होगा एतबार, या सुशांत के गुनहगारों पर होगा सुप्रीम प्रहार। बिहार पुलिस की दलील पर लगेगी सुप्रीम मुहर। सीबीआई करेगी सुशांत केस का सच बेनकाब। किसके जिम्मे होगी सुशांत केस की जांच? सुबह 11 बजे मिलेगा हर सवाल का जवाब। सुशांत केस पर होगा सुप्रीम फैसला। तो सुप्रीम फैसला आज होने वाला है सुशांत केस मामले पर। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। सुबह 11 बजे सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में यह तय करेगा कि सुशांत की मौत की जांच सीबीआई करेगी या फिर मुंबई पुलिस। बिहार सरकार पहले ही पटना में दर्ज एफआईआर की जांच के लिए सीबीआई को सौंप चुकी है, जबकि महाराष्ट्र सरकार सीबीआई को जांच सौंपे जाने का विरोध कर रही है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 64 दिन बीतने के बाद सुशांत मौत मामले में इंसाफ की पहली उम्मीद आज जगी है। उम्मीद की आस सुबह 11 बजे सुप्रीम कोर्ट से आने वाले फैसले से है। वो फैसला जिससे तय होगा कि अब सुशांत मौत मामले की जांच सीबीआई करेगी या मुंबई पुलिस। दरअसल सुशांत मौत मामले में सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड रिया के खिलाफ पटना में केस दर्ज कराया गया है। इसे मुंबई ट्रांसफर कराने के लिए रिया की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। इसी बीच बिहार सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी और सीबीआई ने जांच भी शुरू कर दी। आज रिया की याचिका पर ही सुबह 11 बजे सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। जस्टिस ऋषिकेश राय की एकल जज पीठ फैसला सुनाएगी, जिसमें यह तय होगा कि सुशांत मामले की जांच कौन करेगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पिछले मंगलवार को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। इस दौरान रिया चक्रवर्ती, सुशांत के पिता के सिंह, बिहार सरकार, महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार ने अपना अपना पक्ष रखा था।
जानिए सीबीआई जांच पर अलग अलग पक्षों का क्या रुख रहा। रिया चक्रवर्ती की ओर से कहा गया कि उन्हें सीबीआई जांच से ऐतराज नहीं, लेकिन केस मुंबई ट्रांसफर हो। साथ ही रिया ने अपने खिलाफ कोई सबूत नहीं होने का दावा किया। वहीं सुशांत के पिता के सिंह ने दलील दी कि सीबीआई को देश भर में कहीं भी जांच का हक है। साथ ही कहा कि 0 एफआईआर की रिया और मुंबई पुलिस गलत व्याख्या कर रही है। जबकि महाराष्ट्र सरकार ने दलील दी कि सीबीआई जांच ना हो क्योंकि मुंबई पुलिस प्रोफेशनल और निष्पक्ष जांच कर रही है। वहीं बिहार सरकार ने कहा कि सीबीआई जांच करे और केस मुंबई ट्रांसफर नहीं हो सकता। केंद्र सरकार ने भी कहा कि सीबीआई जांच जारी रहनी चाहिए, केस मुंबई ट्रांसफर ना हो। 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत ने अपने फ्लैट में कथित तौर पर खुदकुशी कर ली थी। उसके बाद से अब तक क्या क्या हुआ ये भी जान लीजिए। 14 जून को सुशांत सिंह ने कथित तौर पर खुदकुशी की। सुशांत के पिता ने 26 जुलाई को पटना में एफआईआर दर्ज कराया। 1 अगस्त को बिहार पुलिस जांच के लिए मुंबई पहुंची। बीएमसी ने आईपीएस विनय तिवारी को क्वारंटीन कर दिया। 5 दिन बाद विनय तिवारी को बीएमसी ने छोड़ा। बिहार विधानसभा में भी सुशांत केस की सीबीआई जांच का मुद्दा उठा। 4 अगस्त को बिहार सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। 5 अगस्त को केंद्र ने सीबीआई जांच को मंजूरी दी। 7 अगस्त को रिया चक्रवर्ती से ईडी ने पूछताछ की। रिया के भाई शोभिक से भी पूछताछ हो चुकी है। मंगलवार को ईडी ने सुशांत के पिता का बयान दर्ज किया। सुशांत के पिता ने रिया और उनके परिवार वालों पर 15 करोड़ का गबन का आरोप लगाया। बहरहाल अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की जांच का जिम्मा किसे सौंपती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो सुप्रीम कोर्ट या मुंबई पुलिस से ये फैसला 11 बजे हो जाएगा। बहरहाल शहीदों की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के 2 जवानों को आज अंतिम विदाई दी जाएगी। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कल रात दोनों जवानों का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव लाया गया। जहानाबाद के जवान लवकुश शर्मा का पार्थिव शरीर जैसे ही जहानाबाद पहुंचा, पूरे इलाके में जवान के पार्थिव शरीर पर फूलों की वर्षा की गई। वहीं रोहतास जिले के विक्रमगंज थाना अंतर्गत घुसिया कला गांव के रहने वाले जवान खुर्शीद खान के पार्थिव शरीर पहुंचने पर सभी की आंखें नम हो गई और पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा। तो जम्मू कश्मीर में शहीद हुए जहानाबाद के जवान लवकुश शर्मा का पार्थिव शरीर जैसे ही जहानाबाद पहुंचा, पूरे इलाके में जवान के पार्थिव शरीर पर फूलों की वर्षा की गई। शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए जहानाबाद में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। तिरंगे के साथ लोगों ने शहीद के सम्मान में शव यात्रा निकाली। शहीद जवान लवकुश शर्मा का अंतिम संस्कार बुधवार को यानी कि आज सैन्य सम्मान के साथ किया जाएगा। वहीं कश्मीर में शहीद हुई सीआरपीएफ के जवान खुर्शीद खान के पार्थिव शरीर को भी कल उनके पैतृक गांव लाया गया। रोहतास जिले के विक्रमगंज थाना अंतर्गत घुसिया कला गांव के रहने वाले सीआरपीएफ के जवान खुर्शीद खान का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचते ही जहां सभी की आंखें नम हो गईं, वहीं पूरा गांव हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे से गूंज उठा। आपको बता दें कि कल रोहतास जिले के घुसिया कला गांव के खुर्शीद खान आतंकी हमले में शहीद हो गए थे। यहीं पर लाइट मिलेगा। पाकिस्तान मुर्दाबाद। और चलिए बात सियासी खबर की। चुनाव से ठीक पहले नीतीश सरकार ने नियोजित शिक्षकों को तोहफा दिया है। वेतन और सेवा शर्त संबंधी मांगों पर नीतीश कैबिनेट ने मुहर लगा दी। हालांकि इस फैसले के बावजूद नियोजित शिक्षकों में नाराजगी कायम है। चुनावी साल में नीतीश सरकार ने नियोजित शिक्षकों के लिए खजाना खोल दिया है। लंबे अरसे से नियोजित शिक्षकों की चल रही मांगों पर मंगलवार को नीतीश कैबिनेट ने मुहर लगा दी। नीतीश सरकार ने नियोजित शिक्षकों के वेतन में 15 से 22% तक की बढ़ोतरी की है। हालांकि बढ़े हुए वेतन का लाभ 1 अप्रैल 2021 से मिलेगा।
कैबिनेट की बैठक में सेवा शर्त नियमावली पर भी मोहर लग गई। नियोजित शिक्षक लंबे समय से वेतन बढ़ाने और सेवा शर्त लागू करने की मांग कर रहे थे। अब नियोजित शिक्षकों का दूसरे जिलों में तबादला हो सकेगा, साथ ही उन्हें प्रमोशन मिल सकेगा। इसके अलावा ईपीएफ और दूसरी कई सुविधाएं भी मिलेंगी। हालांकि नीतीश सरकार के फैसले के बावजूद नियोजित शिक्षकों में नाराजगी है और सरकार के फैसले पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष की जो प्रोन्नति नियमित शिक्षकों को मिल रही है, इसका लाभ दीजिए। जो शिक्षक 10 साल के हो गए उनको प्रधानाध्यापक प्रोन्नति दीजिए। ये सभी अर्हता प्राप्त हैं। संयुक्त परीक्षा लेकर के तो आप छांट दीजिएगा। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार इस बार फिर से एक बार हमेशा की भांति बिहार के नियोजित शिक्षकों को छलने का काम किया है। सेवा शर्त का इन्होंने फर्स्ट कॉपी तैयार किया है, जबकि पूर्व से ही नियमित शिक्षकों का सेवा शर्त था, वो हमें वो देना चाहिए था। उसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे। जहां तक इस सेवा शर्त का सवाल है, मैं बता देना चाहता हूं कि राज्य के नियोजित शिक्षकों को सरकार ने ठगने का काम किया है। जबकि नियोजित शिक्षकों पर कैबिनेट के हुए फैसले को जेडीयू ने ऐतिहासिक बताया है। पूरी शिक्षा जगत के लिए हम समझते हैं एक बड़ा निर्णय है माननीय मुख्यमंत्री का, ऐतिहासिक निर्णय है। इससे न सिर्फ हमारे जो इनसिक्योर टीचर हैं वो सिक्योर्ड होंगे, बल्कि आने वाले समय में हम समझते हैं जो हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो बहाल हम करना चाहते हैं और एक तरह से एक नई पूरी व्यवस्था यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं चेंज करना, उसके तरफ भी एक मजबूत कदम ये है। बहरहाल देखना होगा कि चुनाव से ठीक पहले नियोजित शिक्षकों पर लिए फैसले से सत्ता पक्ष को चुनाव में कितना फायदा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब कोरोना वैक्सीन को लेकर एक अच्छी खबर। देश में 3 वैक्सीन ट्रायल के अलग अलग फेज में हैं और ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन के फेज 3 का ट्रायल आज कल में शुरू होने वाला है। हालांकि सैंपल साइज बड़ा होने की वजह से ये ट्रायल लंबा चलेगा, लिहाजा मंत्रालय फिलहाल वैक्सीन के टाइमलाइन को लेकर कोई अनुमान नहीं लगाना चाहता। नीति आयोग के सदस्य ने बताया कि तीनों वैक्सीन डेवलप करने और सप्लाई चेन को लेकर भी तेजी से काम चल रहा है। फिलहाल भारत में 3 वैक्सीन भारत बायोटेक, जीडस कैडिला और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन को लेकर नजर है। हालांकि जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक वायरस को लेकर एहतियात ही इलाज है। वैक्सीन का जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है, मिशन है, उसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को एश्योर किया था अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में, और उन्होंने कहा है कि 3 वैक्सीन्स हमारे देश में विकसित हो रहे हैं, डिफरेंट स्टेजेस पे हैं। उनमें से एक वैक्सीन जो है वो फेज़ 3 ट्रायल में आज या कल में पहुंच जाएगा। और बिहार की अगर बात करें तो बिहार में कोरोना की स्थिति पहले की तुलना में बेहतर होती नजर आ रही है और रिकवरी रेट भी बढ़कर 72% तक पहुंच चुका है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कहा कि सरकार लगातार बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने का प्रयास कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री से बात की हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। बिहार में कोरोना जांच की क्षमता में लगातार इजाफा देखी जा रही है, लेकिन जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं उनकी संख्या में गिरावट होती जा रही है। ऐसे में एक तरह से कहें तो लोगों में दहशत भी कम है। हम बात करते हैं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से कि आखिर क्या लग रहा है कि बिहार में स्थिति अब सामान्य होती हुई नजर आ रही है। नहीं, देखिए, बिहार में परिस्थितियों को सामान्य करना, लोगों में विश्वास पैदा करना, जांच बढ़ाना और इलाज को बेहतर करना, इस काम को हम सब लोग लगातार कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार हर चीज़ों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और स्थिति यह है कि अब लगभग हम लोग 18 लाख से अधिक जांच कर चुके हैं और औसतन इधर के दिनों में 1 लाख जांच हो रहा है। तो जब जांच की संख्या बढ़ी है तो जो पॉजिटिव केसेस का प्रतिशत था उसमें बहुत कमी आई है और अब हम लोग पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि पॉजिटिव केस जो है वो 3 से 4% के बीच में आ रहा है, जो बीच के दिनों में 13-14% तक चला गया था। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे थे जो बता रहे हैं कि धीरे धीरे हालात जो है उसमें सुधार हो रही है। तो ऐसे में अगर आप दहशत में थे, अगर आप भय में थे कि आप कोरोना को लेकर कहीं ना कहीं कोई खतरा होगा, तो निश्चित रूप से आपको अब डरना नहीं है बल्कि सामना करना है। सावधानी बरतिए, लेकिन जो हालात अन्य राज्यों की तुलना में अगर बात करें तो बिहार में धीरे धीरे बेहतर होती हुई नजर आ रही है।
कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। तो अच्छी बात है कि बिहार में हालात बेहतर हो रहे हैं और रिकवरी रेट दरअसल लगातार बढ़ रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पटना सिटी में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला खाजेकला थाना क्षेत्र के हमामपुर मोहल्ले से सामने आया है, जहां हथियारबंद अपराधियों ने उत्पाद विभाग के एक कर्मचारी को गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल कर्मचारी को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। वारदात की सूचना मिलते ही एडिशनल एसपी ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच भी की है। पुलिस ने घटनास्थल से एक खोखा भी बरामद किया है। घायल की पहचान उत्पाद विभाग के कर्मचारी शिवशंकर ठाकुर के तौर पर की गई है, जो आलमगंज थाना क्षेत्र के भद्रघाट स्थित सरकारी क्वार्टर में अपने परिवार के साथ रहते हैं। वारदात के पीछे अवैध संबंध को वजह बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। बैठवे किए थे तो दीवान मल्ला में एक नया घर है, वहाँ बगल से फोन आया कि तुम्हारे पिताजी के साथ मारा पीटी हुआ है। तो यहाँ कहाँ पे रहते थे? पहले कहाँ रहते थे? बदरघाट। अपना घर है इनका? नहीं, यहाँ क्वार्टर है। उधर मोतिहारी में सड़क हादसे के बाद जमकर बवाल हुआ है और गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। घटना मोतिहारी नगर के छतौनी थाना के बड़ा बरियारपुर की है, जहां NH 28A पर सड़क हादसे में एक वृद्ध की मौत के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला कर दिया और पुलिस की गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया। हालांकि किसी भी पुलिसकर्मी को चोट नहीं आई है। घटना के बाद कई थानों की पुलिस सदर अनुमंडल पुलिस अधिकारी के नेतृत्व में पहुंचकर मामले को शांत करवाया है। कैसे फूटा है? हमारा पब्लिक लोग मारा, देखो गाड़ी को लाग। उधर बेतिया में बेखौफ अपराधियों की वारदात से सनसनी फैल गई है। शहर के एक कपड़ा व्यवसायी के बेटे को किडनैप कर उसकी निर्मम हत्या के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। दरअसल वज़ैफ वसीब को काली बाग के कमलनाथ इलाके से जबरन कई गुंडे घर से उठाकर ले गए थे और देर रात कई बार चाकुओं से वार कर उसकी निर्मम हत्या कर दी। देर रात सुप्रिया रोड में किडनैप किए गए कपड़ा व्यवसायी के बेटे का शव बरामद कर लिया गया है। उधर भागलपुर में गंगा के जलस्तर में इजाफे के साथ ही निचले इलाकों में गंगा का पानी फैलने लगा है, जिससे कई इलाकों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं और लोग झोपड़ियों की छतों पर शरण लिए हुए हैं। बड़ी संख्या में लोग तटबंध पर शरण लिए हुए हैं। हालांकि जिला प्रशासन बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री पहुंचा रहा है, लेकिन ये राहत भी नाकाफी है। देखिए सब टोले से यहाँ है, सबटा बसलो है गाँव का भी अभी यही पुच्चा पर सबटा ऊंचा पर बसलो है गाँव का भी अभी। सर दिक्कत तो अब कोई चीज घर द्वार नहीं, पन्नी टांगे छे, कभी पन्नी दे अभी पन्नियों नहीं देने से अभी। तो ये भागलपुर की तस्वीर है, आप देख सकते हैं किस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं और कई इलाकों में गंगा का पानी दरअसल यहां पर फैल गया है। लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। तटबंध पर लोग शरण लिए हुए हैं, झोपड़ी के छत पर लोग शरण लिए हुए नजर आ रहे हैं और प्रशासन की मदद का इंतजार इन तमाम लोगों को है। मुश्किल में इनकी जिंदगी कट रही है और अब देखना यही होगा कि सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से इन तक मदद कैसे पहुंच पाती है, कब तक पहुंच पाती है। और बाढ़ के कारण सड़क के किनारे बांध ही बाढ़ पीड़ितों का सहारा बना हुआ है। यहां आलम यह है कि मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के कई गांव के लगभग 150 से ज्यादा लोग सड़क पर रात गुजारने को मजबूर हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि इन लोगों के पास अभी तक कोई प्रशासनिक मदद नहीं पहुंची है। स्थानीय लोग प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। हमनी के बाढ़ से पीड़ित बानी सर, घर द्वार में पानी ढुकल बा। आज तक ले ना मुखी आया, ना कोई थाना ब्लॉक से कोई BDO CO आवत तलो जा तलो यो नहीं गलो पूछत कि तुम लोग क्या दिक्कत है या नहीं है, कैसे तुम लोग रोड पर हो। अब हम लोग को तो बहुत परेशानी है। कौन कौन सा परेशानी बताओ आप लोगों को। इसी के साथ सुप्रभात बिहार में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।